Hello dear students, in this video we are going to study dipole moment। तो क्या होता है डायपोल मोमेंट? तो ये एक मेथड है कई मेथड्स में से जिससे कि हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए कई सारे मेथड्स है। बेसिकली उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और दूसरी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के बेसिस पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो मेथड्स है वो उनमें मेनली मोलर रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डायपोल मोमेंट ये आते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने एनएमआर भी पढ़ा होगा वो भी। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वो भी यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आपने एनएमआर पढ़ रखा है, यूवी विजिबल भी पढ़ रखा है, रमन शायद आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो ये है। लेकिन उनमें से जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाले हैं उनमें से एक है डायपोल मोमेंट, जिसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही समझिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा उसका स्टार्ट भी करेंगे। डायपोल मोमेंट होता क्या है और कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो ये स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पोलर एंड नॉन पोलर, ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द किस तरीके से बने हैं उस पर से। ठीक है, समझ लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का। तो ये जो मॉलिक्यूल बने हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, मतलब दो एटम्स है एक मॉलिक्यूल में और ये एक ही एलिमेंट के एटम है, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की ताकत। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इनकी। तो जब ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, शेयर करेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है, फिर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ऐसे शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों एटम्स है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के H2, ठीक, तो ये दोनों एक ही एलिमेंट के, हाइड्रोजन एलिमेंट के, इसलिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में आती है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एग्जैक्टली सेंटर में सिचुएटेड रहेगी उन दोनों की, क्योंकि दोनों की ताकत बिल्कुल सेम है इसलिए। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों में से किसी भी एटम पर कोई भी चार्ज नहीं डेवलप होगा, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही निगेटिव चार्ज। और ये जो बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म होता है, इस बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो पोलर मॉलिक्यूल्स तब फॉर्म होंगे जब दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स बॉन्ड फॉर्म करेंगे शेयरिंग से। कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा वो, जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया HCl का। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो शेयरिंग से हुआ, इसलिए ये हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम अगर हम इस तरीके से निकालें तो क्लोरीन का एटम उससे काफ़ी बड़ा निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, इससे भी बड़ा निकालना पड़ेगा शायद, लेकिन खैर समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की इन दोनों ने और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो बॉन्ड पेयर है वो उनके सेंटर में सिचुएटेड नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो क्लोरीन है ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा वो बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेगी और इस वजह से स्लाइट निगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होगा इस Cl पर। और
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा हाइड्रोजन पर। ठीक है, मतलब क्या हो गए, यहाँ पर चार्जेस डेवलप हो गए और इसीलिए ये जो नॉन पोलैरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या डेवलप हुई, यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हुई। तो ये किस वजह से हुए, क्योंकि ये डिसिमिलर एटम्स है। डिसिमिलर एटम्स होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है और उसकी वजह से बॉन्ड शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने की वजह से चार्जेस डेवलप हो गए और पोलैरिटी डेवलप हो गई। बॉन्ड तो कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से इसको हम बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और जो मॉलिक्यूल है ये हमारा चार्जेस की वजह से बन गया पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, फिर इसको देखते हैं हम। तो डायपोल मोमेंट, ये जो पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए अभी देखा हमने, तो उसका उस पर जो चार्जेस डेवलप हुए होंगे। ठीक है, तो वो चार्जेस जैसे हम उसकी क्वांटिटी अगर एक्सप्रेस करें तो सपोज़ क्यू चार्ज डेवलप हुआ तो पॉजिटिव वाले पर प्लस क्यू कंसिडर करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो उसको माइनस क्यू कंसिडर करेंगे। और इसके साथ ही उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, ठीक है, उस बॉन्ड की लेंथ, जैसे अभी हमने देखा, जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा निकालती हूँ, तो ये हाइड्रोजन हुआ और ये जो है क्लोरीन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया, अब इसका और इसका, ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो जैसे ओवरलैप होते हैं तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन बना दें, ठीक है, तो यहाँ इसका सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है, ये हो गया इनका बॉन्ड लेंथ। ओके, जिसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी जितनी भी मॉलिक्यूल्स पे डेवलप हो रही है वो जिस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है उसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो कितनी पोलैरिटी डेवलप हुई उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपाउंड लिया, जनरल कंपाउंड AB, डायटोमिक है, AB लिया, इसका मतलब ये डिफरेंट एटम्स है। ठीक है, डिसिमिलर एटम्स है। सपोज A जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू B, तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगी B की तरफ और A पर पार्शियल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जिसको हम बोलेंगे प्लस Q। ठीक है, और B पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज जिसको हम बोलेंगे माइनस Q। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो प्लस की माइनस की बोल रहे हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों एंड्स पर ये इतने मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप हो जाएगा और उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब हो जाएगा ये म्यू, मतलब डायपोल मोमेंट। ये सिंबल है डायपोल मोमेंट का। तो क्या होता है डायपोल मोमेंट, द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कितनी पोलैरिटी डेवलप हुई। ठीक है, सिंपल अगर डेफिनेशन उसकी देखी जाए, द डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है वो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज Q एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच एंड, दोनों एंड पर। ठीक है, ऑन ईच एंड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लिया। ठीक है, उन दोनों एटम्स के न्यूक्लिया से दोनों के न्यूक्लिया तक का डिस्टेंस जो है वो, ठीक है, मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ और ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन बोथ एंड, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब होता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये हुआ डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे तो डायपोल मोमेंट उसमें कितना होगा, ये तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए होगा। नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे तो उस पर कोई जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो तो ज़ीरो रहेगा, कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो म्यू की वैल्यू
नॉन पोलर के लिए कितनी रहेगी, 0 रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि Q की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट ये जैसे हम डिटरमाइन कर रहे, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो कहाँ से कहाँ मेंशन करेंगे हम डायरेक्शन इसकी, जैसे अगर इस सेल का एग्जांपल ले लिया हमने, H और ये Cl, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये डायरेक्शन कहाँ से का, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है उससे लेकर इलेक्ट्रो नेगेटिव तक, मतलब इस तरीके से ये एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इस एरो से, तो जो एरो का जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रहेगा और स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से, तो ऐसे एरो से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है डायपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन, और याद रखिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन उसका मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो क्या यूनिट्स होते हैं डायपोल मोमेंट के, देखते हैं। सीजीएस सिस्टम जो है, सीजीएस सिस्टम में ये जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है और एक कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें चार्ज, सपोज जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उतना चार्ज डेवलप हुआ है ऐसा कंसिडर किया है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, और उनकी बॉन्ड लेंथ कंसिडर की है 10⁻8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ये चार्ज हुआ और ये बॉन्ड लेंथ हुई, तो जो आंसर निकला दैट इज़ 4.8 इंटू 10⁻18। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का जनरली ये लेंथ कंसिडर की जाती है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और वो सेंटीमीटर में ली गई। तो आंसर कितना है, 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये 10⁻10 के ESU के ऑर्डर का होता है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ हमेशा ही 10⁻8 सेंटीमीटर की होगी, तो ओवरऑल हमेशा ही ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज़ 10⁻18। तो इसको एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिस जी रिप्रेजेंट किया जाता है उसे डी से, और उसे बोलते हैं डी बाई यूनिट। ओके, तो 1D इज इक्वल टू हो गया फिर 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, और इसी को जैसे अभी ये आंसर आया था 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, तो 10⁻18 हो गया 1D, तो क्या बना फिर आंसर, म्यू इज इक्वल टू 4.8D। ठीक है, इस तरीके से ये यूनिट बनता है सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में क्या बना है, इसका यूनिट आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो एसआई सिस्टम में कूलम्ब से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वो है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और बॉन्ड लेंथ मीटर में ली जाएगी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, तो यूनिट क्या बनेगा, कूलम्ब मीटर। ओके, तो पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है ये अभी हमने देखा, तो उसको डिटेल में देखते हैं कि पोलराइजेशन अगर हुआ है और या फिर नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पोलर मॉलिक्यूल रख दे या फिर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दे तो क्या होता है इफ़ेक्ट। ओके, वो हमको देखना है, तो देखते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ठीक है, चाहे वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है उनमें न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर वो नॉन पोलर भी है तब भी वो इलेक्ट्रिकल नेचर के रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उनमें, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब वो नॉन पोलर होते हैं तो नेट चार्ज उन पर 0 होता है। मॉलिक्यूल पर तो वैसे भी कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या हो जाएगा उस मॉलिक्यूल के साथ, देखते हैं हम। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जैक्टली सेंटर में रहेंगे, इस तरीके से। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरीके से
तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन्स वो जो बॉन्ड है, बॉन्ड पे वो एग्जैक्टली सेंटर में रहेंगे, ठीक है। कोई चार्जेस इधर उधर शिफ्ट हुए हुए नहीं रहेंगे। लेकिन वही उसी मॉलिक्यूल को अगर हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड की गई, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी गई। तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद में वहाँ पर अट्रैक्शन डेवलप होगा, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट और पॉजिटिवली चार्ज्ड जो यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिवली चार्ज जैसे न्यूक्लियस है उनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस हो जाएगा इस मॉलिक्यूल में। वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। एक्चुअली वो नॉन पोलर है, ठीक है, उसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने की वजह से उसमें पहले जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उन चार्जेस का डिस्टॉर्शन हुआ। तो इस डिस्टॉर्शन को बोलते हैं डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन दैट मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये है डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये, लेकिन ये जो है ये टोटली टेम्पररी है। जैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड करना या फिर कट ऑफ कर दिया, प्रोवाइड नहीं किया, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा जैसे ही हम उसे स्विच ऑफ करते हैं। तो ये हमने उसमें प्रोड्यूस किया है, ये जो पोलराइजेशन है हमने उसमें प्रोड्यूस किया है, इसलिए इस पोलराइजेशन को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने की वजह से, और उसकी वजह से जो डायपोल उसमें क्रिएट होगा उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस किया हुआ, तो इंड्यूस्ड डायपोल। और ये जो इंड्यूस्ड डायपोल है, मतलब डायपोल मूवमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू आई से, ठीक है। तो म्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू डी, ठीक है, Q इंटू डी, ठीक है। तो ये D क्या हुआ इसमें, वो D वही है जहाँ उधर हमने L लिया था, ठीक है। तो ये वही हुआ, और Q मतलब अभी जो चार्जेस डेवलप हुए हैं वो हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू आई से, म्यू आई इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है। अब ये जो म्यू आई की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का नेचर क्या है और कितना यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अप्लाई किया है। सपोज हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसे x कहा, तो म्यू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एंड जस्ट टू रिमूव द proportionality sign we have put here a constant that is called alpha, which is known as the polarizability of the given molecule, ठीक है। तो फॉर्मूला बना म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा एक्स। तो म्यू आई हो गया उसका डायपोल मोमेंट, ओके, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, आई रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस्ड के लिए, अल्फा हो गया पोलराइजेबिलिटी, एंड एक्स हो गया वो जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो प्रोवाइड की है उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है, यहाँ जो अल्फ़ा आया वो अल्फ़ा इवेंचुअली डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जिसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब यूँ समझ लीजिए कि किसी सब्सटेंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर करेगी कि उस सब्सटेंस में कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने के बाद। तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली अल्फ़ा ये रिलेट करेगा
डी से। तो ये रिलेशन देने के लिए क्लासियस मोसल्टी ने एक इक्वेशन दिया है इन दोनों के बीच का रिलेशन बताने के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी और ये अल्फ़ा है, दैट इज़ अभी हमने जो देखा पोलराइजेबिलिटी। सो डी माइनस वन डिवाइड बाय डी प्लस टू इन ब्रैकेट इनटू एम बाय रो। एम यहाँ पर हो गया मॉलिक्यूलर मास, जो भी मॉलिक्यूल हमने लिया है उसका मॉलिक्यूलर मास। रो हो गई उस मॉलिक्यूल की डेंसिटी। और बाकी के इधर के जो राइट हैंड टर्म वाले राइट हैंड साइड वाले जो टर्म्स है दैट इज़ पाई, इसकी वैल्यू आप जानते हैं एन, ये है एवोगाड्रोस नंबर, और अल्फ़ा अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये क्लैशियस मोसल्टी इक्वेशन दिया है जस्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन डी दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड अल्फ़ा दैट इज़ पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे ये सारे क्वांटिटीज़ अभी हमने देखे यहाँ पर, ये सारे के सारे ये सभी कांस्टेंट है, मतलब पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एन मतलब एवोगाड्रोस नंबर, और अल्फ़ा की वैल्यू उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए वो तो कांस्टेंट होती ही है। तो ये सारे वैल्यूज़ कांस्टेंट हो गए, तो ये पूरी टर्म इधर ये तो नंबर ही है 4/3, तो वो भी एक कांस्टेंट है। तो इन सारों का जो प्रोडक्ट है वो भी एक कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, और उसे बोलते हैं मोलर पोलराइजेशन। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज पी, मोलर पोलराइजेशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने, फिर उससे उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ जिसको हमने इंड्यूस्ड डायपोल कहा। तो ये किस वजह से हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, मतलब उनके पोजीशन की चेंज, वो अट्रैक्ट हो गए अपोजिट इलेक्ट्रिक प्लेट से। ठीक है, तो ये इसलिए ये जो P है जिसे हमने अभी मोलर पोलराइजेशन कहा, इसको इंड्यूस्ड या फिर डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस किया गया है, उस मॉलिक्यूल में पहले से ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है इंड्यूस्ड और डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन, और उसका रिप्रेजेंटेशन होगा PI से या फिर PD से। तो P दैट इज़ मोलर पोलराइजेशन इज इक्वल टू PI दैट इज़ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन is equal to PD that is distortion polarization is equal to D minus 1 by D plus 2 whole this ratio in bracket into M by rho। ठीक है, तो ये बना फॉर्मूला इसका। अब ये इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 mole of the substance when placed in an electric field of unit strength। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस की है या फिर प्रोवाइड की है, उसकी स्ट्रेंथ दैट इज़ x जो हमने लिया था, उसकी वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में 1 मोल सब्सटेंस हमने यहाँ पर लिया, तो जितना पोलराइजेशन डेवलप हो जाएगा उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन। ओके, तो ये है इक्वेशन नंबर 3 जो उसका इक्वेशन शो करता है। ओके, तो ये PI PD ये सारे सेम है। ओके, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर, जैसे यहाँ पर M है, इसका यूनिट हम ग्राम में लिखते हैं, मोलर मास हुआ ग्राम में है, और ये जो रो है दैट इज़ डेंसिटी, इसका फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, तो ये भी हो गया ग्राम बाय cm क्यूब। ओके, वॉल्यूम हम लिखेंगे cm क्यूब में, तो इवेंचुअली ये फॉर्मूला क्या बना, फिर ऐसे बना, ये ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम बाय cm क्यूब। ओके, तो ये कैसे हुआ फिर, ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इंटू cm क्यूब बाय 1, इसको ऐसे कंसिडर कर लो, या फिर यहाँ पर ग्राम लिख लो, यहाँ पर लिखने की बजाय, तो वैसे भी ये कट जाएगा, तो बचा क्या cm क्यूब। कितना मॉलिक्यूल था हमारा, 1 मोल, तो यूनिट क्या बनेगा इसका, cm क्यूब पर मोल। ओके, तो ये हुआ PI का यूनिट। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हमने यहाँ पर अभी देखा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पोलराइजेशन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। जब पोलर मॉलिक्यूल को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा। टिल देन टेक केयर।